देखिए मैम, जो है जैसे लॉकडाउन का जो पीरियड था, ये जो है पूरी दुनिया के लिए जो है त्रासदी था और इतना ज़्यादा हाल ख़राब था कि उस टाइम पर एजुकेशन के बारे में सोचना ही जो है थोड़ा सा गलत था, बेईमानी था। दुनिया बच जाए, लोग बच जाएं, अपने रिश्तेदार बच जाएं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर जो है जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना के बारे में जानकारी आई, धीरे धीरे कोरोना के बारे में अवेयरनेस आई, तो वापस से जो है एजुकेशन सेक्टर चालू हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन का जो है बहुत ज़्यादा काम हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी कंपनियों ने, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने भी काम किया। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कोरोना खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो अब जो ऑनलाइन का जो एजुकेशन का जो असर है वो देखने में आ रहा है कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और अब वापस से फिजिकल सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेज और ये सब चीज़ें चल रही हैं। और अगर शिक्षा के बिना जो है हम सोचेंगे तो भारत देश के बारे में, जैसे थोड़ी देर पहले मैं जो पूर्व वक्ताओं को देख रहा था, हिमाचल से थे कोई, जो है वो कह रहे थे कि जो है किसान को फैक्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं, किसान को कुछ चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं, कि लोगों को ऐसे जोड़ रहे हैं, या नए स्टार्टअप बनाने, या जो कुछ भी करना है। तो बिना एजुकेशन तो कुछ भी नहीं हो सकता है। एजुकेशन तो प्राइमरी चीज़ है। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 30 साल लगा लो, सभी पार्टियों की सरकार आई है गई है, मुझे किसी पार्टी से जो है वो नहीं है। एक एज टीचर जो मैं महसूस करता हूँ, पिछले 30 साल में एजुकेशन का स्तर बढ़ा नहीं है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी, जितनी सुविधाएं बढ़ी, जितना काम हर जगह बढ़ा, उतना एजुकेशन नहीं बढ़ा, बढ़ना चाहिए था। जी मैम। ठीक है। राठी जी, आपके पास आते हुए सर, अगर आपके सेक्टर की हम बात करें, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, आपके सेक्टर की क्या चुनौतियां आपको लगी कि लॉकडाउन के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने रही, या अब अगर 2022 की उड़ान की बात करें तो किस सेक्टर में ज़्यादा, कैसे आप उड़ान भर पा रहे हैं? अगर मैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करता हूं तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो था, बेसिकली जब हम लोग लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एंटर हुए थे, उस टाइम सिर्फ हमें अगर ट्रांसपोर्ट का नाम आता था या लॉजिस्टिक्स सेक्टर का नाम आता था तो एक सरदार जी दिखाई देते थे चप्पल के अंदर। और उस टाइम हम लोग एंटर हुए थे इस मार्केट में, हमारे साथ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। लोग इस सेक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, इसकी कोई वैलिडेशन नहीं थी, कहीं पे भी इसका कोई डाटा नहीं होता था, लास्ट प्रायोरिटी सेक्टर होता था ये। हमने इसके अंदर काफ़ी मेहनत की, हम लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को लेके इसके अंदर आए, और आज हमारे अथाह प्रयास से गवर्नमेंट ने भी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया। और अब काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, एमबीए हैं, इनफैक्ट लड़कियां जो है वो भी एकदम पार्टिसिपेट कर रही है कंधे से कंधा मिला के इस सेक्टर के अंदर। और आज ये सेक्टर जो है हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा जीडीपी में पार्टिसिपेट करने वाला सेक्टर हो गया है। हर एक उद्योगपति की इस पे नज़र है, और हर एक आदमी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ भाई, अगर हमें कुछ भी करना है तो विदाउट लॉजिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस दिए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। नेचुरली कोविड जो था वो सबके लिए, चाहे वो शिक्षा हो चाहे लॉजिस्टिक्स हो, क्योंकि हम लोगों का भी जो सर्विस इंडस्ट्रीज का काम है, काफ़ी मैन पावर ड्रिवन हमारी लॉजिस्टिक्स कंपनी जो होती है, मैन पावर ड्रिवन होती है। हम लोगों का जो बेसिक खर्चा रहता है वो लॉजिस्टिक्स का रहता है, मैन पावर का रहता है। हम लोगों ने उस टाइम, क्योंकि एक चुनौती थी, नई बीमारी आई थी कोरोना, किसी को पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है, हर एक आदमी को थ्रेटनिंग था लाइफ का। और हमारे पास में क्योंकि इस टाइप के लोग थे, जगह जगह हमें अपनी सर्विस देने के लिए जाना पड़ता था, तो हम लोगों ने उस टाइम अपने लोगों को काफ़ी ट्रेंड किया इसके लिए, और उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हम लोगों ने उनके प्रिकॉशन के लिए करवाया। हमारे जितने भी व्हीकल थे हम लोगों ने उसको हाइजीन किया, हमने अलग तरीके से हाइजीन सर्विस वगैरह लॉन्च की कस्टमर्स वगैरह के लिए, जिससे जो है देश का इंफ्रा है या जो उद्योग है वो चलता रहे, किसी भी रीजन से वो रुके नहीं। हम लोगों ने उसके लिए बहुत सपोर्ट किया। और कोविड के टाइम पे संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक्स ऐसी कंपनी थी जिसने सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल के माध्यम से सब जगह अनाउंस किया कि अगर कोई भी आदमी, चाहे वो मेडिकल सपोर्ट के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, संपर्क इंडिया फ्री ऑफ सर्विस देगा। आप इसको 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। और हमारी टीम ने, थैंक यू हमारी टीम का, जिन्होंने चॉइस 24/7 काम किया। बहुत बढ़िया।
अब आज मैं आप सबकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। तो ऐसे में नवीन गोयल जी, एक महत्वपूर्ण सर विभाग आपके सामने है। आज क्योंकि केंद्र सरकार ने भी मिट्टी बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया और यूएन ने भी 50 साल पहले का जो कार्यक्रम है ओनली अर्थ, उसका जिक्र एक बार फिर से उस स्लोगन का किया है। तो आज पर्यावरण के अगर हम सेक्टर की बात करें तो क्यों एक बार फिर से पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि आज सुबह से हमने पूरे प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हमारा पर्यावरण संरक्षण विभाग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमने अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए। आज हमने गुरुग्राम के अंदर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 शहीदों के नाम, जिन शहीदों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनकी याद में 75 पौधारोपण किए और उनके नाम, उन शहीदों के नाम पर उन पौधों के रखे और प्रॉपर ट्री गार्ड के द्वारा, और उनको हम प्रॉपर संरक्षण भी करेंगे। कहीं हमने साइकिल रैली निकाली, कहीं प्रभात फेरी निकाली और आज हमने कार्यक्रम का नाम दिया मेरा पौधा मेरी जिम्मेदारी। देखिए, अभी आप कोरोना की बात कर रहे थे। अगर हम आज समय की बात करें, आदमी कहीं भी रहता है सबसे पहले वो इन्वायरमेंट देखता है। आज हमारे गुरुग्राम के लोग भी काफ़ी, यहाँ पर हमारे कॉरपोरेट्स के लोग भी आए हैं, पॉलिटिकल लोग भी आए हैं। गिराज धिंगड़ा साहब, सीकरी साहब अभी बोल रहे थे। हम जब भी चंडीगढ़ आते हैं तो एक बार जरूर कहते हैं कि काश हमारा गुरुग्राम का मौसम चंडीगढ़ जैसा हो। और चंडीगढ़ वाले जब कुल्लू मनाली जाएंगे या कश्मीर जाएंगे सोचेंगे काश चंडीगढ़ का वेदर कश्मीर जैसा हो। और मैं पक्का बताता हूं कि यहाँ पर चंडीगढ़ में जो नाइट स्टे करेंगे, सुबह गुरुग्राम के अंदर 3-4 किलोमीटर वॉक करते होंगे या 7 किलोमीटर करेंगे और बड़ी अपनी फोटो भी लेंगे सुखना लेक के ऊपर। ये डिसबैलेंस जो हुआ है, आज की तारीख में गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है। पहले याद करो, यहाँ बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, जब रामलीला के दिन होते थे तो खेस ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के रामलीला देखने के लिए जाते थे। सीकरी साहब तो रामलीला में प्ले ही करते थे, मूंगफलियाँ खाते थे, मतलब याद इंटरटेनमेंट का साधन वही था। और आज की तारीख में रामलीला के दिनों में पंखे चलते हैं, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ नहीं सुनती। आज गुरुग्राम और एनसीआर के अंदर 5-4 दिन तो ऐसे आते हैं कि उन 5-4 दिनों में आंखों के अंदर जलन होने लग जाती है। बहुत बड़ी चिंता करने का समय है ये, और चिंता करने का नहीं, चिंता के निवारण पे काम करने का समय है। और उसकी शुरुआत हम सबको आज से, अभी से करनी पड़ेगी। अब मैं देख रहा था मेरी पैंट पे मिट्टी लगी हुई है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने देखा कि कोई देख तो लिया, फिर मैं कहा देख लिया कोई बात नहीं। आज पौधे लगा करके और अच्छे काम करके बड़ी खुशी हो रही है। मिट्टी अच्छी है जी। और देखिए, अगर जिस तरह मिट्टी को बचाना है, धरती को बचाना है, तो हमें पॉलीथीन फ्री पे काम शुरुआत करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉरपोरेट्स के लोग बैठे हैं, नरेंद्र यादव जी, सीकरी साहब, मैं इन सबसे भी निवेदन करता हूँ कि CSR के माध्यम से पर्यावरण को लेकर के सबसे ज्यादा फंड निकालने की जरूरत है। हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन अगर हेल्थ को भी सही रखना है तो उसके लिए सबसे बड़ा काम हमें करना पड़ेगा कि हमें अपनी आबो हवा को सुधारना पड़ेगा, हमारे इन्वायरमेंट को सही करना पड़ेगा। लेकिन सर, मुझे लगता है कोरोना के समय में अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ तो वो एनवायरनमेंट को ही हुआ, क्योंकि एक सांस लेने का मौका मिला। मैं गुरुग्राम से आता हूं, तो गुरुग्राम से दूर दूर की पहाड़ियां, जो हमारी अरावली की पहाड़ियां, सोना तक की पहाड़ियां उस टाइम दिखाई देने लग गई थी। लोग छत पे चढ़ के देखते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ, नीला आसमान दिखाई देने लग गया था। पहले नीला आसमान दिखाई नहीं देता था। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि आज की तारीख में एक के घर में 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां लोग रखते हैं। एक स्टेटस सिंबल बना लिया, बेटे के पास अलग गाड़ी, बेटी के पास अलग, मिसिज के पास अलग, खुद के पास अलग। शेयरिंग करना भूल गए, साइकिलिंग चलाना छोड़ दिया। हम सोचते हैं कि हमारा स्टेटस कम हो जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, उससे हम फिट भी रहेंगे, एक अच्छा मैसेज भी समाज को देंगे, और कहीं ना कहीं तेल की बचत भी होगी और प्रदूषण की सबसे ज्यादा बचत है। बिल्कुल, हम सबको शेयरिंग पे आना पड़ेगा। बिल्कुल। और इन सब चीजों की बात हमें लगातार करनी पड़ेगी। हम इन पे एक बार, एक दिन के अंदर इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा बजट सरकार को भी इस पे निकालना पड़ेगा। आने वाला समय बारिशों का है। मैं आपके माध्यम से जितने भी दर्शक ऑल ओवर हरियाणा, एनसीआर में आपके सुन रहे हैं, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं
कि 1, 2, 5, 10 पौधे हर आदमी लगाए, और ना केवल लगाए उनको पाले भी। और पूरे हरियाणा में हमारा विभाग हर आदमी के घर पे पौधे भिजवाने का काम करेगा। आप हमारे को कॉल करके, हमारे जिला संयोजक को कहीं भी आप कॉल करके हम वन विभाग के साथ मिलकर पहल आपकी ओर से की जाएगी पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है आज के समय में। पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे। लेकिन पर्यावरण संरक्षण की जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही परिमल जी आपने जिक्र किया शिक्षा के संरक्षण का। आपने कहा कि बहुत कम विकास शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, तो आज क्या आपको लगता है कि क्या और काम होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में जो नहीं हो पाया है, या फिर शिक्षा और रोजगार को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैम, जो है जैसे शिक्षा के ऊपर मैं बात करूं, शिक्षा जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के अच्छे अच्छे अधिकारी बनते थे, लेकिन धीरे धीरे चल के सरकारी स्कूलों की तरफ सरकार का ध्यान खत्म हो गया। अब जैसे पर्यावरण की बात भाई साहब कह रहे हैं, तो सरकार का ध्यान पर्यावरण की तरफ से हट गया। अलग अलग लोगों को जो है संगठन बना करके इनके ऊपर काम करना पड़ रहा है। पर जो है सरकारी स्कूलों का जो आयोजन होना चाहिए था, जो स्कूली शिक्षा होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। और हम टीचर हैं, मैं हर रोज पढ़ाता हूं, लाखों बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले भी और 5वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चे भी। तो मेरे पास ग्राउंड रियलिटी है कि उन बच्चों का इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया कि पूछो मत। और सरकार से लगातार कहते रहने के बावजूद असर नहीं पड़ रहा है। और सरकार जो पिछले 3 साल से देखिए, ना तो आर्मी में भर्ती की है, हरियाणा के लेवल पर पूरे स्टेट में पूरे 3 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कहां सोई हुई है और युवा आत्महत्या करते हैं। और हरियाणा सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, वो क्या बोलते हैं कि वो कमजोर आदमी था, अगर सेना में उसकी भर्ती नहीं हुई तो हरियाणा पुलिस में देखना चाहिए था। हरियाणा पुलिस भी तो 3 साल से लटकी हुई है, हरियाणा क्लर्क लटका हुआ है, सीईटी का एग्जाम लगातार दिक्कत में है। और अब सीईटी का जो है, जो सिलेबस आया ना, सीईटी का सिलेबस आया, तो सीईटी का सिलेबस भी गड़बड़ के पार्ट पर है, उसके अंदर जो आना चाहिए। और अब जो फिर ये जो है बार बार युवा प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर जाते हैं, सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा मुझे है। लगता है खबरें अभी तक के माध्यम से जरूर आपकी आवाज सरकार तक भी पहुंचेगी, लेकिन अकेली सरकार कुछ नहीं करेगी। इन्वायरमेंट पे तो हम सबको करना पड़ेगा। सर इन्वायरमेंट पे तो करना पड़ेगा, लेकिन स्कूल में पेपर लीक होते हैं, उस पर जो है हम क्या करेंगे? अब जो सरकार भर्ती नहीं कर रही उस पर हम क्या करेंगे? भर्तियों के पेपर लीक होते हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? सर आज इस मंच से जरूर सरकार तक यही आवाज, इसीलिए कार्यक्रम भी ये आवाज जरूर पहुंच रही होगी। लेकिन राठी जी आपके पास आते हुए सर, क्योंकि जैसे चुनौतियों की बात है, चुनौतियों का जिक्र है, तो चुनौती आपने कहा कि आपके सेक्टर में भी काफी रही है। शुरुआत में कोई इतना सीरियसली आपके सेक्टर को नहीं लेता था, लेकिन आपने किन चुनौतियों को फेस करते हुए आज यहां तक स्टैंड कर पाए हैं अपनी कंपनी को? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, अनपढ़ लोगों का सेक्टर माना जाता था। तो इससे आपको पता ही होगा, बेसिकली हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने एक अच्छा टाइटल रखा उड़ान, मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि रियल में इंडिया का टाइम अब आने वाला है उड़ान के लिए। हम लोगों ने भी जब 15 साल पहले अपना नाम, आपने अगर हमारी कंपनी का नाम आपने देखा होगा, संपर्क, हिंदी का वर्ड है संपर्क इंडिया, क्योंकि हम लोगों को 15 से 20 साल पहले ही पता था कि इंडिया का टाइम आने वाला है। और चुनौतियां हैं इंडिया में, नो डाउट, पर्यावरण के लिए भी चुनौतियां हैं, सबके लिए है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल आदमी को बेसिकली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम अगर सब गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे और हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो बेसिकली ये इतना बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया का, वो इंफ्रा हम लोगों को बेसिकली सपोर्ट नहीं करता। तो अब इंडिविजुअल चुनौती लेनी पड़ेगी। जैसे हमने पर्यावरण के लिए बेसिकली इंडिविजुअली, अगर मैं संपर्क इंडिया की बात करता हूँ, हमने पेपरलेस वर्किंग स्टार्ट कर दी। हम लोग पेपर यूज नहीं करते, पूरे कंपनी के ग्रुप में एक भी पेपर यूज नहीं होता। हम लोग, जैसे इन्होंने बताया, इंडिविजुअल को पौधे लगाने चाहिए, हम लोग पौधे लगाते हैं। और अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में हम लोग जो है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी प्रमोट कर रहे हैं। पहले सीएनजी आया था, सीएनजी व्हीकल हमारे पास में काफ़ी है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप है बेसिकली हर एक इंडिविजुअल को लेने चाहिए। चुनौतियाँ आएगी, हम लोग जब इंडिविजुअल स्टेप लेंगे तो चुनौतियों से भी आगे बढ़ के काम करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है हम सबको मिलकर काम करना होगा, तभी हर एक सेक्टर को आगे हम बढ़ा पाएंगे। और ये जो सपनों की उड़ान है या हर एक क्षेत्र में उद्योगों की उड़ान है, तो ये उड़ान मुमकिन हो पाएगी और हम उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।